क्या होता है बेटा, उसमें इन्वेस्टमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर लोगों को अगर लोगों को लगे कि आने वाले टाइम में ये जो काम है ये चल सकता है, तो लोग उस चीज में इन्वेस्ट करते हैं। सो द फर्म में गो फॉर अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और अ कॉस्ट लीडरशिप। इस केस में क्या है, जो फर्म होती है बेटा वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ऐड हो सकती है। जैसे पहले मेरी फर्म जो है वो सिर्फ एक ही चीज बना रही थी, अब मैं कहती हूँ कि मेरा बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, देन आई कैन गो फॉर मेनी प्रोडक्ट्स। मैं 2 प्रोडक्ट्स और स्टार्ट कर सकती हूँ, या मैं कॉस्ट लीडरशिप में जा सकती हूँ। कॉस्ट लीडरशिप मतलब अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके प्रॉफिट गेन कर सकती हूँ। सो ये जो ग्रो हमारा फेज होता है दैट इज ह्यूज कैश जनरेटेड फेज। इस फेज में हमारी जो कंपनी है उसको प्रॉफिट जो है वो ह्यूज होता है, वी आर जनरेटिंग कैश इन अ ह्यूज अमाउंट। सो मार्केट लीडर्स एग्जिस्ट इन दिस फेज। जो हमारे बड़े बड़े मार्केट लीडर्स होते हैं वो हमारे ग्रोथ जो फेज है उसमें लाई करते हैं। ऑन द अनदर हैंड होल्ड में क्या होता है बेटा, बिजनेस यूनिट दैट फॉल अंडर होल्ड फेज अट्रैक्ट मॉडरेट इन्वेस्टमेंट। होल्ड फेज मतलब कि प्रेजेंट टाइम पे, करंट टाइम पे उसका इतना कह लो स्कोप नहीं है, बट वो मतलब ठीक ठाक सी इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये भी नहीं है कि उसमें कोई लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, बट हाँ इट अट्रैक्ट ओनली मॉडरेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है बेटा, market segmentation, market penetration, imitation strategies are adopted in this phase. Market segmentation का मतलब क्या होता है बेटा, when we divided single market into small units। हमारे पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी मार्केट सेगमेंटेशन की, जब हमने किया था कि मेरी कंपनी शैम्पू बना रही है। अब शैम्पू जो मैं बना रही हूं मैं सबके लिए एक जैसा नहीं बना रही। मैंने क्या किया, पूरी मार्केट को डिवाइड कर दिया इनटू मेनी पार्ट्स। एक वो लोग हैं जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, दे नीड डैंड्रफ रिमूवल शैम्पू। एक वो लोग हैं जिनको अपने हेयर्स में शाइन चाहिए तो उन्हें उनके लिए शाइन वाला शैम्पू चाहिए हमें। एक वो है जिनके बाल टूटते हैं तो उनके लिए हेयर फॉल रेस्क्यू हमने शैम्पू बनाना है। सो वी divided a market into a segment. This process is called as a market segmentation. मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है, मार्केट पेनिट्रेशन होता है कि जब हम मार्केट में कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, इनिशियली हम उसकी कॉस्ट जो है वो कम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ये डे टू डे लाइफ वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक हम सॉल्ट की बात कर लें या साबुन की बात कर लें, ये सारे प्रोडक्ट्स जब मार्केट में लॉन्च होते हैं ना, तो कंपनीज क्या करती हैं, इनके जो प्रोडक्ट प्राइसेस होते हैं वो कम रखते हैं। उससे क्या होता है बच्चे कि वो ये जो प्रोडक्ट है वो सबकी रेंज में आ जाते हैं, हर पर्सन जो है वो उसे इजीली परचेज कर सकता है। जब मार्केट में कंपनी देखती है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज्यादा हो गई है, तो उस केस में क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उसका प्राइस जो है वो राइज करना शुरू कर देते हैं। चाहे 1 रुपी, चाहे 2 रुपी, चाहे 5 रुपए बढ़ा दिए, तो धीरे धीरे वो उस चीज का प्राइस जो है वो राइज करना शुरू हो जाते हैं। दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज अ मार्केट पेनिट्रेशन। और इमिटेशन स्ट्रेटेजीज मतलब जैसे ग्लोबल लीडर्स, जैसे हमारे मार्केट लीडर्स जो जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हम भी अगर उसी तरह बना रहे हैं और काम कर रहे हैं, मतलब बेसिकली जो हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होल्ड फेस में आते हैं उनके लिए हम ये सारी चीजें जो है ये अडॉप्ट करते हैं। फॉलोअर एग्जिस्ट इन दिस फेज। अब इमिटेशन स्ट्रेटेजी, इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल करना, कि हम जो बड़े सक्सेसफुल लोग हो गए हैं वो उन्होंने जैसा काम किया था हम वैसे कर रहे हैं। सो इस केस में जो हमारा होल्ड फेस होता है, यहाँ पे हमारे फॉलोवर्स एग्जिस्ट करते हैं हु फॉलोज द मार्केट लीडर विच आर एग्जिस्ट इन द ग्रोथ स्टेज। और लास्ट हमारा आता है बच्चे हार्वेस्ट। बिजनेस यूनिट दैट फॉल अंडर दिस फेज आर अनअट्रैक्टिव। हार्वेस्ट में जो यूनिट फॉल करते हैं वो उनके बारे में लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, दे आर वेरी अनअट्रैक्टिव। लो प्रियोरिटी इज गिवन इन दिस बिजनेस यूनिट, मतलब इन बिजनेस यूनिट को ज्यादा प्रियोरिटी नहीं दी जाती। जैसे स्ट्रेटेजीज हमारी होती है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है वो यूनिट बंद कर देना। डाइवर्सिफिकेशन, कि हम क्या कर रहे हैं, वो हम मतलब अपने प्रोडक्ट को हम और कह लो एक तरह से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम उसे फैला रहे हैं, हम मर्जर्स कर रहे हैं, कि हम एक्विजिशंस कर रहे हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा ग्रो कर सके, उसमें थोड़ा पोटेंशियल आ सके टू गेन अ मार्केट शेयर। सो हार्वेस्ट में या तो हम बंद कर देते हैं अपने उस यूनिट को, या हम मर्जर्स या डाइवर्सिफिकेशन जैसे जो हमारे स्ट्रेटेजीज होती हैं उन्हें अडॉप्ट करते हैं। ये तीनों समझ आए, ग्रो, होल्ड और हार्वेस्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल?
Yes, ma'am. All right, the next thing is बच्चे, अब हमारी मार्केट अट्रैक्टिवनेस जो है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। हमने कहा था ये हमारी जीई मैट्रिक्स है, इस साइड पे मार्केट अट्रैक्टिवनेस होती है, और जो हमारी ये वाली साइड है वहां पे क्या होती है, हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस में ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी कवर करेंगी। एनुअल मार्केट ग्रोथ रेट, कि हर साल हमारी मार्केट में कितना ग्रोथ हो रहा है। ओवरऑल मार्केट साइज, हमारी मार्केट का साइज क्या था। हॉरिजॉन्टल मार्केट मार्जिन, हॉरिजॉन्टल मार्केट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या होता है बेटा, कि हाउ मच प्रॉफिट वी आर गेनिंग एट प्रीवियस ईयर, और कितना अब हम गेन कर रहे हैं, मींस हमने कितना प्रॉफिट पिछले साल से ज्यादा कमाया है। करंट हमारा मार्केट साइज कैसा है, हमारी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट में हमारे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, और ग्लोबली हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज फैक्टर्स आर कवर्ड अंडर मार्केट अट्रैक्टिवनेस। ऑन द अनदर हैंड, ये जिस साइड एरो बना हुआ है इस साइड हम लगाते हैं बिजनेस स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने देखनी है, हमारे इस टाइम मार्केट में शेयर कितने हैं, हमारे ब्रांड की इमेज कैसी है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी है, हाउ इज द कॉर्पोरेट इमेज, कॉर्पोरेट इमेज मतलब कंपनी की कैसी गुडविल है, कंपनी की इमेज कैसी है, प्रॉफिट मार्जिन हमारे कॉम्पिटिटर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो कितना है, हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड हाउ इफेक्टिवली वी आर प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट, हम कितने इफेक्टिवली अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं। ऑल दीज फैक्टर्स कम अंडर बिजनेस स्ट्रेंथ्स। नाउ अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, इट अलाउ इमीडिएट रेटिंग बिटवीन हाई एंड लो एंड बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक। देखो स्ट्रेंथ जो होती है ये बेसिकली हमें ये रेट करती है कि किस हिसाब से अगर अट्रैक्टिवनेस हमारी हाई और लो होगी, और जो स्ट्रेंथ है वो हमारी स्ट्रॉन्ग और वीक में। देखो स्ट्रेंथ मतलब ताकत, और ताकत हमारी हाई या लो नहीं होती, दैट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, या तो वो स्ट्रॉन्ग होगी या वो वीक होगी। बट अट्रैक्टिवनेस की अगर हम बात करें, दैट इज डिवाइडेड इनटू हाई एंड लो। It help in channelizing the corporate resources of a business and achieving competitive advantage and superior performance. जितनी ज्यादा हम में स्ट्रेंथ होगी बेटा, उतने ही हम जो है रिसोर्सेज को इजीली कैप्चर कर पाएंगे। अगर हमारी कंपनी का नाम है, अगर हमारी कंपनी में ब्रांड इमेज है, हमारे पास अच्छे खासे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, देन ऑफ कोर्स हमारे लिंक्स भी जो है वो काफी अच्छे होंगे, एंड वी आर एबल टू गैदर मैनी रिसोर्सेज, चाहे वो हमारे कॉर्पोरेट रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, और इससे हम अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एडवांटेज भी गेन कर सकते हैं, और ऑब्वियस बात है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। It help in better strategic decision making and better understanding of business scope if we have enough strong। अगर हम मार्केट में स्टैंड करने के लिए अच्छे हैं, अच्छे खासी हमारे पास प्रॉफिट है, अच्छा खासा हम काम कर रहे हैं, देन वी आर ऑल्सो बेटर इन मेकिंग डिसीजंस। हम अच्छे डिसीजंस लेंगे, हमें अपने बिजनेस के बारे में अच्छा पता होगा। ऑन द अनदर हैंड अगर हम वीकनेस की बात करें, it tend to obscure business that are become to winners because their industry is entering into the existing stage। अब क्या है, वीकनेसेस क्या करती हैं बच्चे, जो बिजनेस एक टाइम पे विनर स्टेज पे होता था, व्हेन इट स्टार्ट वीकन, जब वो वीक होना स्टार्ट कर देता है, बिजनेस जो है दैट एंटर्स इनटू एग्जिट स्टेट, हमारा बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाता है। एंड अनदर इज असेसमेंट ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ टू फैक्टर्स इज नॉट फेयर, कि हम जब बिजनेस को डिफरेंट फैक्टर्स में असेस करते हैं तो वो क्या होता है, दैट इज नॉट फेयर फॉर अ बिजनेस, कि हम इतनी वीकनेसेस को कंसीडर, जैसे हमें प्रॉफिट भी चाहिए, हमें अपने रिसोर्सेज को भी देखना है। सो अगर हमारा बिजनेस अच्छा काम नहीं कर रहा है, इतने सारे फैक्टर्स के ऊपर हम एक साथ फोकस नहीं कर सकते। अब ये जो एग्जांपल है देखो, मारुति सुजुकी की हमने GE 9 सेल मैट्रिक्स बनाएंगे अभी। सो सबको पता है अबाउट मारुति उद्योग, इट इज फाउंडेड इन 1981, और इसके प्रोडक्ट्स है मारुति 800, ओमनी, ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, ये वैगन आर हो गई, रिट्स हो गई, और अभी भी बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 80% हमारा जो इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर है दैट इज कवर्ड बाय मारुति। So vision of in this industry is the leader in the Indian automobile industry, creating
कस्टमर डिलाइट एंड शेयर होल्डर वेल्थ अ प्राइड ऑफ इंडिया. सो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दे आर द लीडर्स इन इंडियन इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर. और ये कस्टमर क्रिएटिंग कस्टमर डिलाइट एंड शेयर होल्डर वेल्थ, इनमें जो भी कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है इनके शेयर होल्डर्स भी खुश हैं, इनके कस्टमर भी खुश हैं. सो बेसिकली द कोर वैल्यूज कि क्या चीजें जो हैं वो मारुति को दूसरों से अलग बनाती हैं. दे हैविंग कस्टमर ऑब्सेशन. कस्टमर ऑब्सेशन का मतलब क्या है, दे टेक केयर ऑफ देयर कस्टमर. मतलब उनके लिए कस्टमर की डिमांड जो है वो फॉरमोस्ट है. वो जो कस्टमर चाहता है वो अपनी चीजों में उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं. दे आर फास्ट, दे आर फ्लेक्सिबल एंड दे आर फर्स्ट मूवर. वो लोग वेट नहीं करते हैं कि पहले कोई और कंपनी ये जो नया फीचर है वो लेके आएगी अपने मॉडल्स में और उसके बाद हम लेके आएंगे. बेसिकली मारुति इज अ फर्स्ट मूवर. वो सबसे पहले इनोवेशन लेके आते हैं. दे हैव क्रिएटिविटी इन देयर वर्क. उनकी नेटवर्किंग बहुत ज्यादा है. दे हैव वेरी मच पार्टनरशिप ऑल ओवर द वर्ल्ड. ग्लोबली जो है दे कैन वर्क. ओपननेस है और वो सीख रहे हैं. दैट इज अ कोर वैल्यूज जो कि मारुति को दूसरों से अलग बनाती है. अब ये देखिए, ये उसकी जीई मैट्रिक्स है. यहाँ पे बिजनेस स्ट्रेंथ्स है और इस साइड पे क्या कर दिया गया है, इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस. ठीक है. इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस में देखो साइज, मार्केट ग्रोथ, प्राइस, मार्केट डाइवर्सिटी, उसके स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रॉफिटेबिलिटी, वो सब चीजें आ जाएंगी. और स्ट्रेंथ हमने किस बेसिस पे देखनी है, क्या साइज है, ग्रोथ रेट क्या है, शेयर्स कितने हैं, पोजीशन कितनी है, हाउ प्रॉफिटेबल इट इज, मार्जिन कितना है, इमेज क्या है, लोग क्या सोचते हैं. ठीक है. चलो यहाँ पे इन्होंने हाई मीडियम लो लिख दिया, बट बेसिकली आप लोग जब बनाओगे यू हैव टू स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक. ठीक है. अब हम पहले ये देखें. पहला इज इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ सेक्टर. अगर इसमें इनका एक प्रोडक्ट है दैट इज स्विफ्ट. इस केस में बेटा इनका जो है वो बिजनेस स्ट्रेंथ भी हाई है और बिजनेस अट्रैक्टिवनेस भी हाई है. मींस दिस प्रोडक्ट इज इन ग्रोथ स्टेज. ये जो है ये ग्रोथ सेक्टर की तरफ इनका जा रहा है. दूसरी साइड अगर हम ये देखें कि हमारी स्ट्रेंथ जो है दैट इज हाई बट जो अट्रैक्टिवनेस है वो मीडियम है. जैसे ऑल्टो हो गई. इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ सेक्टर में ऑल्टो की जो अट्रैक्टिवनेस है कि हाँ ज्यादा लोग जो है वो स्विफ्ट को प्रेफर करते हैं रेदर देन ऑल्टो. तो इसको अभी होल्ड पे रखा जा सकता है. लोग जो है इस चीज को ज्यादा अभी नहीं, अट्रैक्टिवनेस जो है कि ठीक ठाक है. ये भी नहीं है कि इसकी सेल्स बिल्कुल ही नहीं हो रही है. बट हाँ ये अभी हम होल्ड पे रख सकते हैं. इसमें हम पेनिट्रेशन या डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा काम जो है वो चल सकता है. और तीसरी अगर हम बात करें, इनकी एक कार आई थी ए स्टार नाम की. आई डोंट थिंक कि किसी ने भी इसका नाम सुना होगा. दैट इज सेलेक्टिव और अर्निंग, सेलेक्टिविटी और अर्निंग. यहाँ पे क्या है बेटा, इनकी जो है स्ट्रेंथ तो ऑफ कोर्स इज हाई. स्ट्रेंथ हमारी जो है वो हाई है बट इस केस में हमारी अट्रैक्टिवनेस जो है ये बिल्कुल लो हो गई है. और ये जो केस हुआ था बेटा, इस केस में क्या कर दिया गया था, इसको हार्वेस्ट के केस में कर दिया गया था कि हाँ या तो आप इस चीज को इम्प्रूव करो अदरवाइज ये एग्जिट कर जाएगी मार्केट से. उसी तरह उसके बाद अगर हम ये स्विफ्ट डिजायर देखें, इसकी भी हमारी स्ट्रेंथ इज मीडियम एंड दैट इज हाई. ये हमारा ग्रोथ सेक्टर का पार्ट है. उसी तरह हमारा इसके अगर हम देखें SX4 इनकी कोई होगी तो यहाँ पे भी बेटा ये होल्ड का पार्ट है कि यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ भी मीडियम है और हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो हमारी अट्रैक्टिवनेस है वो भी हमारी मीडियम है. और बलिनो दैट इज इन अ हार्वेस्ट स्टेज. उसी तरह इनके और भी वैगन आर हो गया या वर्सा हो गई, ओमनी, ये सारी उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको, जैसे उन्होंने एक प्रोडक्ट को एक सेल में लगा दिया और उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ देखी और उसकी अट्रैक्टिवनेस देखी और उसके बाद देखा कि इसको होल्ड करके रखना है, इसको ग्रोथ सेक्टर में डालना है या हमने इसको हार्वेस्ट कर देना है, मर्जर्स करनी है इसकी या इसकी जो है हमने एक्विजिशंस करनी है. यहां तक समझ आया सबको? जीई मैट्रिक्स क्लियर हुई सबको? यस मैम. ओके. इसके बाद बच्चे आपकी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है, एक सेकेंड.
अच्छा, उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स आती है दैट इज हॉफर्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स, या इसे हम एवोल्यूशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बेसिकली बच्चे इसका भी काम वही है कि एक बिजनेस जो है वो कितना वेल काम कर रहा है, उसके इंटरनल फैक्टर्स उसके एक्सटर्नल फैक्टर कितने अच्छे काम कर रहे हैं। बेसिकली ये जो होफर्स प्रोडक्ट मार्केट है ये कॉम्पिटिटिव पोजीशन कंपनी की कैसी है उस चीज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। जीई में 9 सेल थे इसलिए उसे हम 9 सेल मैट्रिक्स बोलते थे। ये जो हमारी हॉफर्स प्रोडक्ट मार्केट एवोल्यूशन मैट्रिक्स है बेटा, दिस इज डिवाइडेड इनटू 15 स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें हमारे 15 सेल है, मतलब 15 बॉक्सेस है। So Hoffer matrix is one of the tool used to determine the assessment of competitive position of the company as determined by its external and internal environment। कि जो हमारी Hoffer matrix है ये असेसमेंट का ही टूल है, इसमें भी हम असेस करते हैं। पर असेस हमने क्या करना है, वी नीड टू असेस द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ कंपनी, और वो कॉम्पिटिटिव पोजीशन हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के अकॉर्डिंगली करनी है। So 15 square matrix was created by CHW Hoffer. It was development of ADL and McKinsey matrix and is especially useful when analyzing the strategically diversified entities. बच्चे हमारी स्ट्रेटेजिकली डिवर्सिफाइड एंटिटीज का मतलब क्या है कि जब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है दैट इज ऑफ डाइवर्सिफाइड नेचर, उस केस में ये जो हॉफर्स मैट्रिक्स है ये बड़ी यूजफुल होती है टू नो वेयर वी स्टैंड एंड वेयर आवर कंपटीटर्स स्टैंड। सो इसका रूल क्या है, बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है बच्चे ये 2 क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज मेच्योरिटी ऑफ अ सेक्टर और दूसरी क्या है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ कंपनी। जो हमारी मेच्योरिटी ऑफ अ सेक्टर है उसे 5 फेजेस में जो है वो डिवाइड किया गया है, और दूसरा हमारा है कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ कंपनी इन द सेक्टर, कि एक सेक्टर में हमारी कंपनी कहां स्टैंड कर रही है और हमारे कॉम्पिटिटर्स की कंपनी कहां है। In this way, the circle are created which represent the different areas of activity in the company। अब क्या किया जाता है बच्चे, ये देखो ये रही आपकी हॉफर्स मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो ये 15 बॉक्सेस हैं। इसमें इन्होंने जो अपने प्रोडक्ट या जो अपनी उन्होंने कैटेगरीज को डिवाइड किया है उसको उन्होंने सर्कल्स में डिफाइन कर दिया है कि इस मैट्रिक्स में ये सर्कल जहां लाई करेगा उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमारी पोजीशन क्या है और हमारी कंपनी या हमारे कॉम्पिटिटर्स की पोजीशन क्या है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, in this way the circle are created which represent different area of activities in the company। अब ये जो सारे सर्कल्स है ना, ये सर्कल एक कंपनी में जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Sometimes the segment could be added to the circle which reflect the market share of a company in this sector। कि इस सेक्टर में अगर हम कुछ और ऐड कर रहे हैं हमारा सर्कल जो है वो बड़ा होता जाएगा, अगर हम उसमें से कुछ रिमूव कर रहे हैं तो हमारा सर्कल जो है वो छोटा होता जाएगा। So below is the sample matrix constructed according to the principle set out by the Hoffers. In its interpretation, attention should be paid to possible strategies for a product and their life cycle phases and the market in the different sector। अब यहाँ पे क्या किया बच्चे, जैसे एम्ब्रॉनिक का मतलब होता है बेटा जस्ट अभी, जैसे जिसे हम आइडिया जनरेशन फेज बोलते हैं कि अभी जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुआ है, अभी जो है वो डेवलपमेंट स्टेज है उसकी। उसके बाद ग्रोथ, कमिंग टू द मार्केट, अभी वो पैदा हुआ है उसके बाद वो मार्केट में आया है। देन मार्केट शॉक्स मतलब जो मार्केट में आने के बाद उसे कॉम्पिटिटर्स का प्रेशर फेस करना पड़ा है, दैट इज मार्केट शॉक्स। मेच्योरिटी एंड मार्केट सैचुरेशन, यहाँ पे मेच्योरिटी आ गई है और वो प्रॉफिट गेन कर रहा है। एंड द लास्ट इज डिक्लाइन एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। ये आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ही है कि वो इंट्रोड्यूस हुआ है, देन ग्रोथ सिचुएशन है, देन उसको कॉम्पिटिटिव प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, आफ्टर देन एक पीक आती है वेयर द कंपनीज गेन मेच्योरिटी, और आफ्टर देन विड्रॉवल और द डिक्लाइन। सो इस साइड के ऊपर जो है बच्चे दैट इज अ फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कि कौन कौन से फेजेस से एक इंडस्ट्री होके निकलती है। एंड
दिस साइड अगर हम बात करें तो दैट इज कंपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन, जो कि हमारी स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक में जस्टिफाई की गई है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, जो भी एक्टिविटी है, जैसे सपोज करो मैंने कोई अभी प्रोडक्ट लॉन्च ही किया है, वो मेरा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होगा, मींस अभी वो डेवलपमेंट स्टेज पे है। जो ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट बना हुआ है, जो मेरा सेल बड़ी उसकी मुझे अच्छी हो रही है, वो मेरा मेच्योरिटी लेवल पे होगा। ये ई जो सेक्टर है वो मेरा वो डिपिक्ट करेगा, ठीक है। या कोई प्रोडक्ट जो है वो मेरा डिक्लाइन होने जा रहा है, तो वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि हाँ उसकी कंपिटिटिव पोजीशन भी एवरेज है और वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ये सारी जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारी कैटेगरीज डिवाइड की गई है कि एक कंपनी में जितनी एक्टिविटीज होती है हमने उनको सर्कल्स के साथ जो है वो अपने चार्ट में प्लेस कर देना है। अब देखो, हॉफर्स ने इन्हें GH तक डिवाइड किया हुआ है। जैसे प्रोडक्ट ए हमारा हो गया, अ dilemmas have that have a chances of success with appropriate marketing strategies and financial aid. dilemmas मतलब होता है बेटा हमारे प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज। अब ये जो ए है, ए को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स आएंगे जिनके पास स्ट्रेटेजी ऑफ, जिनके पास चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा हैं, कि हाँ उनकी जो मतलब कॉम्पिटिटिव पोजीशन है दैट इज आल्सो स्ट्रांग। जब आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग होगा तो ऑफ कोर्स आपके कंपिटिटर्स भी ज्यादा होंगे। सो इस केस में जो हमारी ए कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी में क्या होगा कि अगर अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जाए और अच्छी तरह उनके पास रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल एड हो, तो जो कैटेगरी हम प्रोडक्ट ए जिसको भी देंगे, मतलब जिस भी प्रोडक्ट को हम कैटेगरी ए में डिवाइड करेंगे, उसके जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा जो आता है दैट इज प्रोडक्ट बी, विनर्स require appropriate marketing strategies and financial aid. If a company had a limited resource for advertising, manager must take a choice between product A and product B. जो product B होता है बेटा, that are mostly a winners. विनर्स का मतलब क्या है, दे आर ऑन अ ग्रोथ स्टेज, कि उनकी स्टेज जो है वो ग्रोथ चल रही है और कंपटीशन भी इतना ज्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं ए के केस में। बट जैसे ही हम प्रोडक्ट बी में आ रहे हैं, हमारा कंपटीशन जो है वो एवरेज हो गया है, इतना ज्यादा नहीं है, और हमारी जो है वो ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। सो इस केस में बच्चे अगर तो हमारे पास प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर फाइनेंशियल एड है, उस केस में क्या करेंगे, हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये तो विनर की कैटेगरी में आएगा। बट अगर हमारी कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इफ माय कंपनी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, उस केस में मैनेजर को ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि उसने अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ए की कैटेगरी में डालना है या प्रोडक्ट बी की कैटेगरी में डालना है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं बच्चे प्रोडक्ट सी, potential losers. The weak position, the sector in the growth phase, manager should make additional analysis to rule out the possibility of going through the shock phase. अब ये जो C है, C प्रोडक्ट हमारा, देखो बच्चे C प्रोडक्ट इज लाइंग ऑन दिस, एक तो मार्केट शॉक, मतलब कॉम्पिटिटर का प्रेशर बड़ा ज्यादा है उसके ऊपर, मार्केटिंग शॉक फेज में है अभी हमारा प्रोडक्ट, और ऊपर से हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है दैट इज आल्सो वेरी वीक। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो अभी हमारे मार्केट के प्रेशर को झेल रहे हैं, दे आर अ पोटेंशियल लूजर्स। लूजर्स का मतलब क्या है, वो हमें अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट करके दे रहे हैं, अभी उनपे हमारा खर्चा ही हो रहा है। ये जो सेक्टर है ये ग्रोथ फेज में तब कन्वर्ट हो सकता है व्हेन मैनेजर गिव अ एडिशनल एनालाइज टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी, कि मैनेजर जो है इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करे, एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजीज अप्लाई करे, ताकि वो इस शॉक फेज से जो है वो बाहर निकल सके। उसके बाद जो हमारे आते हैं दैट इज प्रोडक्ट डी, despite of a current difficulties, the market difficulties can become a market leader or a profitable producers. जो हमारा प्रोडक्ट डी है, डी प्रोडक्ट जो आ रहा है बच्चे दैट इज दिस इज अ डी प्रोडक्ट। डी प्रोडक्ट क्या है, दैट इज कमिंग टू मार्केट, मींस इट इज इन अ ग्रोथ फेज, और इसकी कॉम्पिटिटर पोजीशन जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग। मतलब डिफिकल्टीज हैं, देयर इज मतलब वहां पे बड़ी सारी मार्केट डिफिकल्टीज है, अभी हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ फेज पे चल रहा है, बट अगर इसके ऊपर फोकस दिया गया तो ये मार्केट लीडर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और या ये हमारे प्रॉफिटेबल प्रोड्यूसर्स बन सकते हैं, मींस ये हमें प्रॉफिट
गेन करवा सकते हैं। उसी तरह द प्रोडक्ट ई एंड एफ, product E and F are profitable, so it is possible to introduce other product in the phase of shock and generate considerable profit. जो हमारे प्रोडक्ट E और F है, E जो है दैट इज इन मेच्योरिटी, मींस यहाँ पे तो वो हमें प्रॉफिट ही देंगे, और F जो है, F प्रोडक्ट देखो बेटा, आधा हमारा शॉक में है और आधा हमारा वो ग्रोथ में है, मींस यहाँ पे E और F जो पोजीशन है, ये ऐसी पोजीशंस है जहां पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में जा सकता है। इस फेज में जब हमारा प्रोडक्ट है, हम इसके साथ कोई और प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। और लास्ट जो आते हैं दैट इज प्रोडक्ट जी एंड एच। प्रोडक्ट जी एंड एच आर द लूजर्स एंड आर इन द एग्जिट फेज ऑफ अ मार्केट। Ahead of a full withdrawal, manager should use a strategy for gather the harvest. अब बात करें अपने जी और एच प्रोडक्ट की। जी और एच प्रोडक्ट, ये दोनों ही प्रोडक्ट बेटा डिक्लाइन एंड एग्जिट फ्रॉम मार्केट के फेज में है। इस कंडीशन में हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई होगी कि इसको हम, अब ये विड्रॉवल कंडीशन में ही है, ये अब विड्रॉ ही करेगा मार्केट से, इसके ऊपर पैसा लगाना दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट, या हम मर्जर कर दे इसको या इसको किसी के साथ मिक्सअप कर दे, तभी ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये दोबारा से रिन्यू हो सकता है। बच्चे ये हॉफर्ड्स मैट्रिक्स सबको समझ आई? हाँ जी, ये मैट्रिक्स क्लियर हुई सबको? यस मैम। बच्चे पिछली मैट्रिक्स जीई 9 सेल मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ये क्लियर है? बच्चे ये जो सारी मैट्रिक्स है ना, बीसीजी मैट्रिक्स हो गई आपकी, आपकी हॉफर्ड्स मैट्रिक्स हो गई, जीई 9 सेल मैट्रिक्स हो गई, ये सारी ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजीज हैं जो एक कंपनी बनाती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को, वो अपने सर्विसेज को ग्रो कर सके। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो आपका चल रहा है। एक बारी आप ये सारे प्रोडक्ट ए से लेके प्रोडक्ट जी तक इसे रीड करो। किसी को किसी में भी डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लो। मैं इसको 2 पेजेस पे डिवाइड, ये देखो ये आपके सामने मैट्रिक्स है, साथ में ये मैट्रिक्स देख लो और साथ में आप हॉफर्स ये पॉइंट्स जो हैं वो रीड करो। एक बारी ये हॉफर्स मैट्रिक्स पढ़ लो, फिर हम आगे मैट्रिक्स करते हैं। एक लास्ट है वो इसके बाद करेंगे।
बच्चे क्लियर है? हॉफर्स मैट्रिक्स में किसी को कोई डाउट? हाँ जी, आगे करें। करवा दो मैम। ऑलराइट बेटा, नेक्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स है ये हमारी लास्ट मैट्रिक्स है। और ये एक सेकेंड, हाँ जी। सो ये जो मैट्रिक्स है बेटा, दैट इज डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। इसका पूरा नाम है शेल डायरेक्शन पॉलिसी मैट्रिक्स, जिसे हम डीपीएम भी बोलते हैं। और ये जो है, ये जो हमने बीसीजी मैट्रिक्स की थी बेटा, जिसमें हमने स्टार, कैश काउस, क्वेश्चन मार्क और जो हमने डॉग्स किए थे, ये उसका रिफाइन रूप है। रिफाइन रूप मतलब उसका इम्प्रूव्ड फॉर्म है। बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसके ऊपर हमारा क्या आएगा, हमारा जो आता है बेसिकली बिजनेस सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, और जो हमारी आपकी वर्टिकल एक्सिस होगी उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज आएंगी। मतलब इसके साथ ही ये देखो, ये डायग्राम, ये डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स है। ये जो है हमारी दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आएगा कि सेक्टर वाइज हमारा क्या प्रोस्पेक्टस है, कि हमारी सेक्टर वाइज जो है वो क्या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस है। और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस हमारा क्या शो करेगी, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कि हाउ कॉम्पिटिटिव आवर प्रोडक्ट इज। सो द बिजनेस सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्लूड, कि अगर हम बिजनेस सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं बच्चे, उसमें क्या क्या आएगा, अगेन साइज ऑफ मार्केट क्या है, हमारी ग्रोथ की कितनी एक्सपेक्टेशंस है, कितना कंपटीशन है या कितना नहीं है, कितना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं एक मार्केट के अंदर, या हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, हमारी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, दैट ऑल कम्स अंडर अ सेक्टर प्रोस्पेक्ट, कि हमारे सेक्टर का कितना प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस है। दूसरी साइड पे अगर मैं कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी की बात करूं, तो वो क्या आएगा कि हमारे सेल कितनी हो रही है, प्रोडक्ट की रेपुटेशन कितनी है, हाउ रिलायबल अवर सर्विसेज इज, कि कितनी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी रिलायबल है, और हमारी प्राइसिंग कैसी है विद रिस्पेक्ट टू आवर कॉम्पिटिटर्स। So as with a GE business screen, the location of a SBUs in the cell of the matrix implies the different strategic decision. However, the decision often span the option. In practice, the zones are an irregular shape and do not tend to accumulate by the box shape. Instead, they blend into each other. बच्चे, अगर हम जीई मैट्रिक्स जो हमने की है उसकी बात करें, कि हमने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को सेल्स में डाल दिया और हम देख रहे हैं उसे ग्रोथ उसका पर्सपेक्टिव है, या वो होल्ड पे है, या उसे हार्वेस्ट करना है, तो वहां पे क्या होता है बेसिकली कि, एक सेकेंड, तो बच्चे वहां पे क्या होता था कि वो जो हम यूनिट्स डाल रहे थे, है ना, 9 किसी के सेल्स हैं, किसी के 15 सेल्स हैं, तो वो जो है वो सारी आपस में ब्लेंड हो रही हैं चीजें, कि वो एक क्लियर पिक्चर डिफाइन नहीं करती हैं। तो ये जो हमारी डायरेक्शनल पे ऑफ मैट्रिक्स है, ये जो है इसमें इतने डब्बे भी नहीं है, है ना, जितने सेल्स हैं वो भी नहीं है। इन शॉर्ट में एक छोटा सा बॉक्स जैसे बीसीजी मैट्रिक्स है वैसे ही इसको कंबाइन कर दिया गया है ये भी 9 सेल मैट्रिक्स ही, बट जीई 9 सेल मैट्रिक्स से ज्यादा थोड़ी इंप्रूव्ड वर्जन है इसका। देखो, इसका एक साइड पे हमारा सेक्टर प्रोस्पेक्टिव है और दूसरी साइड पे हमारी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस है। यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमारे लीडर्स हैं। अगेन हमारा सेक्टर प्रोस्पेक्टिव जो है बेटा, ये 3-5 में इन्होंने डिवाइड किया है, दैट इज अट्रैक्टिव, एवरेज और अनअट्रैक्टिव, कि लोगों के अंदर बड़ा पॉपुलर है, ठीक ठाक है, या बिल्कुल लोग इसके बारे में नहीं जानते। और नीचे जो आ जाती है हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन, अगेन इट इज स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक। अब बच्चे जो भी फर्स्ट सेल में लाई करेगा, जिसकी सेक्टर प्रोस्पेक्टिव भी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या होगा बेटा, दैट इज अ मार्केट लीडर।
दूसरी साइड में जिसकी अट्रैक्टिवनेस, जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस जो हमारा अट्रैक्टिव बहुत है बट उसकी जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है दैट इज एवरेज, उसमें क्या होगा, वी नीड टू ट्राई हार्डर, कि हमें एफर्ट और डालने पड़ेंगे। और लास्ट क्या है, अट्रैक्टिवनेस तो है बहुत ज्यादा बट कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है वो हमारे यूनिट या प्रोडक्ट की वीक है। इन दिस केस दैट इज डबल और क्विट। डबल का मतलब क्या होता है, या तो हम उसको मर्ज कर दे किसी और कंपनी के साथ या उसको विड्रॉ करवा ले। दूसरी साइड पे अगर हम एवरेज की बात करें कि हमारा सेक्टर का प्रोस्पेक्टिव की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एवरेज सी है बट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इन दैट केस दैट इज लीडर ग्रोथ, कि हमारा जो प्रोडक्ट है या यूनिट है वो ग्रोथ की ओर जा रहा है। दूसरे केस में अगर हमारा प्रॉफिट जो है दैट इज एवरेज और हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी एवरेज है, उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज कस्टोडियल। कस्टोडियल का मतलब क्या होता है बच्चे, बेसिकली कि ये हम सारे ना एक एक बारी पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट हमारा आता है डाइवेस्ट। SPUs running in losses with uncertain cash flow, they should be divest as the situation is not likely to improve in near future. These liquidate or move the asset. अब ये डाइवेस्ट है, ये हमारा यहाँ पर है, ये देखो ये जो डाइवेस्ट आता है बच्चे, ये किस कंडीशन में आता है कि हमारा प्रॉफिट भी बिल्कुल नहीं हो रहा, दैट इज अनअट्रैक्टिव, और दूसरा कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी जो है वो क्या है, वो बहुत वीक है। उस सिचुएशन में जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा और जो भी हमारा यूनिट होगा उसे डिसइन्वेस्ट कर दिया जाएगा। देखो इन्वेस्ट करना मतलब पैसे लगाना, डिसइन्वेस्ट करना मतलब पैसों को वापस लेना, कि हम उसमें एक भी रुपया और एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे। उस केस में उस चीज को जो है वो अपनी एसेट्स और या तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट होने के कोई चांसेस ही नहीं है, वो हमें लॉसेस दे रहा है, तो उस केस को हम बंद ही कर देंगे। सेकेंड जो आता है दैट इज फेस्ड विड्रॉवल। SBU with a weak competitive position in the long growth market with a little chance of generating cash flow, they should be phased out gradually. The cash released should be invested in more profitable venture. अब वापिस से डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम में देखो फेस विड्रॉवल इज दिस, कि उसका सेक्टर प्रोस्पेक्टिव क्या है, अनअट्रैक्टिव, कि वो लोगों को बीच में इतना अट्रैक्टिव नहीं है और हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है वो भी एवरेज सी ही है। यहाँ पे क्या है, वो विड्रॉवल फेज की ओर जा रहा है। जितने थोड़े बहुत पैसे वो हमें जनरेट करके दे रहा है, उन पैसों को वापस उसमें लगाने का कोई फायदा नहीं है। उस चीज को हम कहीं और अच्छी जगह पे लगा सकते हैं। सो दैट फेज इज कॉल्ड एज अ फेज विड्रॉवल। उसके बाद हमारा थर्ड आता है डबल और क्विट, ये अभी हमने किया। गैम्बल ऑन अ मेजर SPU फॉर अ फ्यूचर। गैम्बल मतलब पैसे लगाओ उस यूनिट पे लगाओ, या तो जिसके पैसे जो है वो डबल हो जाए, कि फ्यूचर में इन्वेस्ट वहां पे करो जहां पे ग्रोथ का पर्सपेक्टिव ज्यादा हो। अदरवाइज अपने बिजनेस को जो लॉस दे रहा है उसको बंद कर दो, उसको आगे लेके जाने का कोई फायदा नहीं है। देन इज कस्टोडियल। SBU are just like a cash cow, milk it and do not commit any more resources. कस्टोडियल का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे BCG मैट्रिक्स में हमने कैश काउ किया था, सेम इज द कस्टोडियल। कैश काउ में क्या होता था कि हम पैसे नहीं लगा रहे, अब ग्रो हो चुका है हमारा प्रोडक्ट, मेच्योरिटी स्टेज पे आ गया है, अब यहाँ पे हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है बट हमें पैसे आ रहे हैं, कि हमें फ्यूचर हमें जो है वो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। That is the meaning of your custodial. Custodial is a condition when we have a average competitive position but and average sector prospectus, कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी सेक्टर है वो भी एवरेज है और हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो भी हमारी एवरेज है। उसके बाद बच्चे हमारा आता है ट्राई हार्डर। ट्राई हार्डर का ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था कि SBU कुड बी वनरेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट फाइन इट फॉर नाउ, दे नीड एडिशनल रिसोर्सेज। ट्राई हार्डर किस केस में होगा, जहां पे बच्चे हमारा जो है वो अट्रैक्टिवनेस तो बड़ी है, वी हैव मच मोर अट्रैक्टिवनेस, बट हमारी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो बड़ी एवरेज सी है। उस केस में अभी के लिए तो ये ठीक है, बट इसको अगर आपको इन फ्यूचर और प्रॉफिट चाहिए तो आपको इसमें एडिशनल रिसोर्सेज को डालना पड़ेगा, एडिशनल एफर्ट को डालना पड़ेगा। हम इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट करेंगे तभी वो काम हमारा जो है वो हो सकता है।
देन इज कैश जनरेटर, मोर लाइक अ कैश काउ, कैश जनरेटर भी कैश काउ ही है। मिल्क हेयर फॉर एक्सपेंशन एल्सवेयर, कि यहां से पैसे जनरेट करो और लगाओ उसे किसी और ऑपरेशन में। SPU may continue their operation at least for generating strong cash flow and satisfactory profit, no further investment are made। जो कैश जनरेटर्स होते हैं बेटा, उसमें क्या है कि आपको पैसे आ रहे हैं, आप वहां से पैसे लो, आप वहां से पैसे अर्न करो और उसको किसी ऐसी जगह पे लगाओ जहां पे एक्सपेंशन के ज्यादा प्रोस्पेक्टिव हो, इसमें और इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रोथ वी ऑल नो, ग्रो द मार्केट बाय फोकसिंग जस्ट इनफ रिसोर्सेज हेयर, कि जितने रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर फोकस करके आप अपने मार्केट शेयर को ग्रो करो। इसमें आप इनोवेशंस लेके आ सकते हो, आप अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट को इंप्रूव कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज मार्केट लीडरशिप। Major resources are focused upon SPU, it must be a top priority। जो हमारे मार्केट लीडर्स होते हैं, जो मार्केट लीडरशिप होती है, जो हमने फर्स्ट में किया, दे हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिवनेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ये जो है हमारे मेजर मार्केट लीडर्स होते हैं, जिनके ऊपर जो है वो हमें रिलाय होता है, हमारी मार्केट जो है वो डिपेंड करती है। बच्चे ये क्लियर हुई है डायरेक्शनल पे ऑफ मैट्रिक्स? ये भी एक बारी पढ़िए बच्चे, ये एक बारी सबकी डेफिनेशन और साथ में ये जो मैट्रिक्स है दोनों साइड बाय साइड रीड करो। किसी को कोई डाउट है मेरे से पूछो। एंड ये हमारा आपकी जो है आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लो, उतनी देर में आपकी अटेंडेंस ले लो।